गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में और जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें कुछ भी लिखित विवरण नहीं मिला है, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लेखन कला तो मिली है, यानी कि लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ज्ञानी मानव जो कि होमोसेपियंस कहलाता है का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। आगे पढ़ते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आग का आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हो चुका था और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्टली चीज़ें नव पाषाण काल में ही हुई हैं, लेकिन जो आग है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उस प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। जो सबसे पहले नवपाषाण काल में जब कृषि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले लोगों ने फसल गेहूं और जौ की अपनाई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, जो भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई है? पल्लावरम नामक स्थान पे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। तो हमने पढ़ा भी कि जो पहले लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे, और तो पत्थर के ज़्यादा औजार बनाते थे वो लोग शिकार करने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला इसे क्यों कहा गया है फ्रेंड? मोहनजोदड़ो था, वहाँ पे लाशों को दफनाया नहीं जाता था, जलाया जाता था। तो बहुत सारी लाशों का ढेर मिला है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया है। अब पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर। ठीक है, ये जो सुतकांगेडोर है पश्चिम में है, बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पश्चिम में है सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्व में आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। उत्तरी पुरास्थल मांदा जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और कौन कौन से हैं वो? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, जो कि गुजरात में है। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से
और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। और ये कौन थे? पशुपतिनाथ। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा है, और शेर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होते थे, कौन से देश से क्या क्या मंगाया जाता था। यहाँ पे देखिए आयातित वस्तु और प्रदेश के बारे में बताया। जो तांबा है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान एवं ओमान से, चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से, टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान, गोमेद सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है, लाजवर्द मेसोपोटामिया, और सीसा जो है ईरान से। यहाँ से व्यापार हुआ करता था सिंधु सभ्यता के लोगों का। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। कहाँ पर? हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है एक श्रृंगी पशु का अंकन। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्होदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी सिंधु सभ्यता की लिपि। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभिलेख जब एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो क्या करते थे कि पहले दाईं से बाईं की तरफ लिखते थे इस तरह से, और फिर जब नेक्स्ट लाइन लिखते थे तो वो बाईं से दाईं ओर लिखते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि कैसी पद्धति थी उनकी? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन फ्रेंड्स, एक लोथल नगर ऐसा था जो कि घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए फ्रेंड्स, लोथल नगर जो था वो एकमात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, जब लोथल था हमने पढ़ा कि लोथल एकमात्र बंदरगाह था। तो व्यापार करने के लिए क्या होता था कि जब भी व्यापार के लिए हम सामान, व्यापारी होंगे, दुकान खोलते होंगे कि यहाँ पे दुकान है, वहाँ पे दुकान है, तो जो भी सामान आता होगा तो वो रोड पे ही उतरवाएंगे ना कि गलियों में लेकर जाएंगे। तो इस वजह से गलियों में जाने में दिक्कत होती होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि सड़क की तरफ ही उन्होंने दरवाजे खोले थे ताकि उनको आसानी रहे। और जो बाकी नगर थे वो या तो घर के पीछे या फिर घर के साइड में दरवाजे खुलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थे। ठीक है, सैंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। और रंगपुर और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और जो रंगपुर है फ्रेंड्स, रंगपुर से धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धान की भूसी की, ठीक है, धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक, कोतदा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो घोड़े के अस्थि पंजर है वो सुरकोतदा से मिले हैं। आगे पढ़ते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। असंभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने क्या कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिगट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। जो स्वस्तिक चिन्ह है हमारे घरों में, स्वस्तिक चिन्ह है जो हम अपने घर में एक सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं,
तो ये भी सिंधु सभ्यता से ही है, इसकी देन जो है सिंधु सभ्यता की ही है। तो देखिए हड़प्पा जो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इन चिन्हों से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं था, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, और वो लोग मिट्टी को जो है उर्वरता की देवी मान करके पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियों यानी कि मिट्टी की मूर्तियों से मतलब इतनी ज़्यादा मिली है कि उससे हम अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता और सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, जब हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो लगता है कि काला रंग था या लाल रंग था, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मिट्टी है, मिट्टी को पकाएंगे आग में तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा और वो लाल रंग की हो जाएगी। तो देखिएगा जब मिट्टी पक जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी, तब क्या होगा कि उस पर काले रंग या किसी भी रंग का हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उस वक्त वो लोग काले रंग से डिज़ाइन करते थे। ठीक है। और जो पकी हुई मिट्टी थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी जो है वो किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उस समय वो लोग जलाते भी थे और गाड़ते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए फ्रेंड्स, आगे है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे बसे थे और उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति क्या है, ये पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे, जिन्होंने 1921 में इसकी खुदाई की। और वर्तमान स्थिति ये है कि ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई की और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार 1931 में इसकी खोज करता है और सिंध प्रांत यानी कि जो कि पाकिस्तान में है ये स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 में इसकी खोजकर्ता की इसकी खोज की और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है कालीबंगन। कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने 1953 में इसकी खुदाई की। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। ठीक है। यहाँ पे कोट दीजी है और कोट दीजी कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स। रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1953 से 54 के बीच में। और देखिए फ्रेंड्स, रंगपुर और लोथल दोनों की ही खोज जो है रंगनाथ राव ने की है, जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला में पड़ता है। रोपड़ जो है हमारा पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। यगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसकी खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। जो लोथल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है 1955 से लेके 1962। गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। ठीक है। और सबसे पहले रंगपुर की खुदाई की 1953 में और उसके बाद लोथल की 1955 से लेकर 1962। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। यगदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खुदाई की। ठीक है। आगे सुतकांगेडोर दाशक नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है और 1927 से लेकर 1962 में इसकी खुदाई हुई। पाकिस्तान के मकराने में समुद्र तट के किनारे है सुतकांगेडोर। ठीक है।
जो कि पश्चिम में पड़ता है। बनमाली ये रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई 1974 में। हरियाणा का हिसार जिला में बनमाली पड़ता है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 के बीच में गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है धौलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।